सारा फोकस, सारा राजनीतिक विमर्श जिस तरफ हम ले गए वो चलते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उसकी तरफ से हमें ध्यान हटाना है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा जो सरकारी खजाने से 40 लाख करोड़ रुपया, मैं रिपीट कर रहा हूं, 40 लाख करोड़ रुपया एक साल में सरकारी खजाने से ठेकेदारी प्रथा की तरफ जाता है। और उसके कई स्वरूप है, जो सड़कें बन रही है, जो बिजली के संसाधन लग रहे हैं, या जो सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कोई पेंसिल खरीदा जा रहा है या कोई लैपटॉप खरीदा जा रहा है, इन सबों में एक साल में 40 लाख करोड़ रुपया जो पूरी जीडीपी का 20% है, वो कौन ले जा रहा है? वहां पर आपकी हमारी भागीदारी नगण्य है, ऑलमोस्ट जीरो है। और अगर आपको लगता है कि मैंने यूं ही काल्पनिक बना दिया है, तो इसलिए मैंने वहां पर रिसोर्स, कहां से हमारा सोर्स है वो भी आप देख लीजिए, हमने कोई हवा में अपनी तरफ से नहीं बना। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है। 40 लाख करोड़ रुपया जो सरकारों के, भारत सरकार के खजाने से बांटा जा रहा है, उसमें बहुत संख्यकों को 1 रुपया, या मान लीजिए अगर हम मैक्सिमम अगर हमको हमारी उपस्थिति होगी भी तो 1% भी शायद ना हो। लड़ाई किस तरफ होनी चाहिए? अगर हम 90% की बात कर रहे हैं तो क्या हम 6 लाख करोड़ में नहीं, 1.5 लाख करोड़ रुपया अगर मान लीजिए, या 2 लाख करोड़ के लिए लड़े, या 40 लाख करोड़ के लिए हम लड़े, अगर मान लीजिए इसका 50% भी हमारे परिवारों में जाएगा तो 20 लाख करोड़ रुपया हमारे परिवारों को पहुंच जाएगा। लेकिन इसी तरफ ना हमारे नेताओं ने ध्यान दिया, ना हम जैसे सोशल, जो हम लोग भी कहते हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी में बैठे हो प्रोफेसर है या जो एकेडमिक्स में काम करने वाले लोग हैं, उनका भी ध्यान नहीं है। इसलिए ये मेरी प्रस्तावना है आज कि हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ये क्या है? ये एक तरह की साजिश है। क्यों हम इसको साजिश कह रहे हैं? क्योंकि जो 3 पिलर हैं, नीति नियंत्रण पिलर्स, जो समाज कैसे चलेगा, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, उसको निर्धारित करने वाले जो लोग हैं, हमारी सरकारें, हम जानते हैं आज तक जो भी सरकारें बनी है ऑलमोस्ट मनुवादियों के द्वारा उसको लीड किया गया है। ब्यूरोक्रेसी की हालत हम सबके सामने है, क्योंकि सारे पॉलिसी फ्रेमिंग का काम ब्यूरोक्रेट्स का होता है और वहां पर आपकी उपस्थिति नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने भी ये सवाल कई बार ब्यूरोक्रेट से पूछा है कि 93 के से रिजर्वेशन लागू है, फिर भी आप लोग क्यों नहीं अपने समाज के लिए वहां कानून और नियम बनाने में भागीदारी करते हो? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी हमारे लोग सेक्रेटरी लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे। SC ST OBC के लोग मैक्सिमम अगर वो पहुंच पा रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचते हैं। तो आपको पता है कि नियम बनाने वाली जो स्थितियां हैं वो सेक्रेटरी लेवल पर जब आप पहुंचोगे तब जाके आप नियम बनाओ। तो ब्यूरोक्रेट आपके खिलाफ खड़े हैं और मीडिया ऑलवेज अपने वर्ग के, आप जानते हो राष्ट्रीय मीडिया में कौन लोग बैठे हैं और उनकी चिंता में कौन है। अगर उनकी चिंता में, मैं तो जाति भी हटा देता हूं, किसान इस देश की बड़ी आबादी है, आज भी देश के 90 करोड़ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो नेशनल मीडिया है जो रोज लाउड स्पीकर की तरफ बजता रहता है, उसमें कितने बार किसानों की बात होती है? क्यों वो नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि किसानी जातियों में ज्यादातर लोग कौन खड़े, तो आपकी बात नहीं करेंगे। इसलिए हमारे खिलाफ एक साजिश है जो लगातार चलता रहता है। इसलिए हमारे लोगों तक जो जरूरी बातें हमारे हित की है वो नहीं पहुंच पाती। एक चीज और, हम लोगों ने सोशल जस्टिस की लड़ाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। उचित है, देना चाहिए, लेकिन नौकरियों की मांग क्या सोशल जस्टिस की लड़ाई है? मैं प्रस्तावना करना चाहता हूं कि हमें सोशल जस्टिस के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। जो समाज की गैर बराबरी का मामला था, जो अस्पृश्यता का मामला था, वहां पर हमने काफी काम किया है। यद्यपि दिक्कतें अभी हैं, लेकिन उससे आगे अगर हमारी हैसियत आर्थिक रूप से सबल होगी तो हमें जाना होगा। और हमें ये देखना चाहिए, जो मेरा प्रस्ताव है, आप सबकी सहमति हो, अगर कहीं असहमत है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रस्तावना ये है कि हमें अब इकोनॉमिक जस्टिस को भी, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई में हुआ है, उनको इकोनॉमिक जस्टिस की लड़ाई भी लड़नी चाहिए। और जो हमारे समाज के लीडर इस मायने में कंफ्यूज हैं, उनको भी ये क्लियर करना होगा और हम सबको क्लियर करना होगा कि अगर हम आर्थिक रूप से सबल हुए तो ये लड़ाई जो सोशल जस्टिस की हम लड़ रहे हैं वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रॉब्लम कहां है, कैसे? तो मैंने कहा
समझने की जरूरत है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि क्यों हमें ठेकेदारी में भागीदारी नहीं मिलती। हमें ठेकेदारी में भागीदारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो ठेकेदारी के नियम बनाए जाते हैं उसमें हम आप एलिजिबल ही नहीं हो सकते। जैसे कि एक्सपीरियंस चाहिए जी 3 साल का, कहां से लाएंगे? हमारे बाप दादाओं को तो काम करने दिया नहीं गया। हम क्या थे? हम किसान थे, हम खेती करते थे, हम मजदूर थे, हमारे पास इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस कहां से आया? नहीं आ सकता। तो आप ऐसे ही छट जाते हो। फिर सर्टेन इतने लाख करोड़ का ठेका है तो उसके हिसाब से आपकी कंपनी का टर्नओवर इतना होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। बैंक आपको लोन देंगे नहीं, भले ही वो लोग लोन, आज हम लोग यहाँ रोज चिल्ला रहे हैं कि 15 लाख करोड़ का एनपीए हो गया। उस 15 लाख करोड़ के एनपीओ में बहुसंख्यकों के यहाँ कितना पैसा गया? क्या हमने कभी सोच कर देखा? 15 लाख करोड़ रुपए हमारा आपका ही तो पैसा था ना, उसमें कितने पैसे बहुसंख्यक परिवार में गया? मेरे हिसाब से अगर आप जोड़ोगे 1% पैसा बहुसंख्यक परिवारों के पास नहीं गया। क्योंकि अभी हमारे साथी रतनलाल जी कहते कि अगर हम 10,000 रुपया भी कर्ज लेते तो हम चिंता में रहते कि कब बैंक को लौटा दें, और हम नहीं लौटाएंगे बैंक वाले अगले दिन आपको गर्दन पकड़ कर ले जाके बंद कर दें। लेकिन अभी 23,000 करोड़ रुपया लेके लोग भागे, कोई चिंता करने वाली नहीं है। आप डिमांड करने जाओगे आपको ठंडी कोई बैंक लोन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एक तो ठेकेदारी में आपकी भागीदारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरा जो प्रस्तावना है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस है या पॉलिसी फोकस है भारत सरकार, उस पॉलिसी फोकस में हम लोगों की स्थिति मांगने वाले की बनी हुई। हम खूब झगड़ा करते हैं, खूब डिमांड रखते हैं, तो कभी एक छोटा सा कानून बन जाता है, हम सेलिब्रेशन करते हैं। अभी नीट में आरक्षण लागू हुआ है ना, मेडिकल एग्जाम में हमने खूब, हम सब ने, बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने उसमें काम किया। आश्चर्य ये है कि जो चीज आज से 10 साल जब नीट बना था तब से वो लागू होना चाहिए, तो वो हमसे पहले छीनते हैं, फिर हम लड़ते हैं, हमें दे दिया जाता है, हमें लगता है हमने विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो फोकस है, जो पॉलिसी बनाने का फोकस है, उसमें लगातार आपको बेईमानी दिखेगी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और सरकारों के द्वारा। तो इससे होता यह है कि हमारी जो स्थिति है, क्योंकि आप देखो पार्टियां जो के सत्ता में बैठती है उनके नेता कौन? हमें ये लग सकता है अभी जैसे बीजेपी बैठी है, इसके पहले कांग्रेस बैठी थी। बीजेपी में हमारे समाज के लोग हैं, कांग्रेस में भी हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? क्या वो डिसीजन मेकर हैं? जो हमारे समाज के लोग वहां बैठे हैं, क्या वो डिसीजन को प्रभावित कर पाते हैं? आप देखोगे ज्यादातर लोग वो डिसीजन को प्रभावित नहीं कर पाते, और अगर वो डिसीजन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो अगली बार उनका टिकट काट दिया जाता, और ये कहा जाता है कि ये पार्टी गतिविधियों के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ गतिविधि करते हैं। इसलिए और दूसरा जो मैंने कहा, मीडिया के साथ साथ जुडिशियरी, आप लड़ोगे कोई कानून, जैसे जुडिशियरी की चर्चा मैं यहाँ क्यों कर रहा हूं, क्यों हमने इसका हिस्सा बनाया? आउट ऑफ द वे जाके जुडिशियरी जो है बहुसंख्यक खिलाफ, समाज के खिलाफ इस केस में काम करती है। उदाहरण देता हूं आपको, जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था, क्रिमिनल लेयर का प्रावधान तो किसी मंडल कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू होने के पहले तो 2 साल उसको रोक के रखा, और जब डिसीजन आया तो उसमें एक पेज ऐसा लगा दिया ताकि जो बहुसंख्यक समाज, खास करके ओबीसी का वो वर्ग जो समाज को दिशा दे सकता है, उसकी एंट्री बैन कर। आज आप सोचिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ है, कहीं पर इसमें है क्या? वो तो भारत सरकार के संविधान के खिलाफ बनाया हुआ कानून है। यही सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि 50% से आगे नहीं जाना, तो 50% से आगे सरकार गई, उस पर स्टे नहीं लगा। लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तैयारी से आई थी, जो 1978 का बना हुआ मंडल कमीशन था, उसको रोककर 2 से 2.5 साल रखा गया। तो ये जुडिशरी है, ये फिर आपको रहेगा। जब आप ठेकेदारी में रिजर्वेशन की मांग करेंगे, ठेकेदारी में भागीदारी की मांग करेंगे, तो ये फेयर रहेगा, तो भी हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहने की जरूरत। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है, ये प्रस्तावना अगर हम करते हैं, क्यों
इसका पैराग्राफ है मूलवादी कॉर्पोरेट्स एंड बिजनेस हाउसेस। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में हम रह रहे हैं और लोकतंत्र का सारा डिसीजन कहां से होगा? सारे डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होंगे। और पॉलिटिकल पार्टियां कैसे चलती है? चंदों से चलती है। जो बहुसंख्यक पार्टियां हैं उनको हमेशा चंदे की क्राइसिस रहती है। क्यों रहती है? आप नौकरी करने वाले लोग कितना चंदा दे सकते हो? जरा आप सोच कर देखो। आप मान लीजिए किसी पार्टी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं क्योंकि आपके समाज का आवाज उठाता है, आप हद से हद 1000 रुपए 2000 रुपए चंदा दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन 40% आपको ठेकेदारी मिलने लग जाएगी, उसके अगले दिन से, क्योंकि ये सारे लोग जो आज बड़े बड़े ये जो दोनों राष्ट्रीय दलों का जब निकलता है कि भाई इतना 1000 करोड़ रुपया जो है इनको चंदा मिला है, कौन है वो चंदा देने वाला? ये ठेकेदार है। अगर आज हमने इसकी लड़ाई शुरू कर दी, और पॉलिटिकल संगठनों को भी ये बात समझनी चाहिए और हम सबको ये समझनी चाहिए कि अगर हमें वहां भागीदारी मिलनी शुरू होगी तो हम क्या करेंगे? अगले दिन से हमारे पास कई चीजों का हमारे संसाधन बढ़ेंगे और हम उन पॉलिटिकल संगठनों को फंडीकरण कर सकते हैं, हमारे वो ठेकेदार जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और जब वो पॉलिटिकल लीडर जो हमारा एमएलए एमपी बनेगा, उनको जब पता होगा कि हमें इसलिए फंडिंग की जा रही है क्योंकि मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं, तो वो पार्लियामेंट में और असेंबली में खड़े होकर शान से बोलेगा। उसको इस बात का डर नहीं लगेगा कि हमने सोशल जस्टिस की बात कर दी तो हमारा जो है कब पत्ता साफ हो जाएगा और हमें कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा देने वाला नहीं बचेगा। ये क्या है? ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट या ठेका वाला जो मामला है वो कैसे 40 लाख करोड़ हमने प्रपोज किया है, तो क्या है ये? आपको एक चीज बताऊं, एनुअल बजट कितने का होता है भारत सरकार, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ऐसे मैंने बताया कि ये लगभग 20% आपका बनता है। ये ज्यादातर जितने भी मंत्रालय आप देखते हो, बड़े बड़े मंत्रालय, उनका एक एक मंत्रालय का 1-1 लाख करोड़ रुपए का ठेका जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, जितने भी सेंट्रल मेजर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, डिफेंस का है, होम का है, हेल्थ का है, इन सब का 1-1 लाख रुपया से ज्यादा का ठेकेदारी होता है। मुझे नहीं मालूम यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, कितने लोगों को आप जानते हैं कि इन मिनिस्ट्री से हमारे लोगों को ठेकेदारियां मिल रही? आप पता करके देख लो, आप नगर में पाओगे लगभग मतलब 1% के हिसाब से भी आपको वहां पर वो नहीं मिलेगा। और यही हालत राज्य सरकार के मंत्रालयों का भी है, वहां पर भी हमारे लोगों को कोई ठेकेदारी नहीं मिलती। छोटी छोटी ठेकेदारी मिल जाती है, किसी को 5 करोड़, किसी को 7 करोड़, किसी को 10 करोड़, छोटी सी सड़क बनाने को आपको मिल गया। लेकिन ये नहीं होता कि आपको कोई 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ की कोई ठेकेदारी हमारे समाज के लोगों को मिल रही। तो ये, और ये जो मैं बात कर रहा हूं इसमें केवल हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकारी ठेके की बात कर रहे हैं, प्राइवेट ठेकेदारी की बात नहीं कर रहे। ये मैं इसलिए यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक हमारे मन में ये भय उठाया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षित चीजें हम नहीं मांग सकते, कोई स्पेशल चीजें नहीं मांग सकते। मेरा ये मानना है कि वो सारा संसाधन और कार्य जो सरकारी खर्चे पे होता है वो कोई भी निजी संस्था नहीं है। ये आप सबको क्लियर रखना चाहिए। मैंने कई बार ये प्रस्तावना करी है कि आज सरकारी संस्थानों में गार्ड्स रखे जाते हैं। मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा अवान्तर एक पॉइंट खाली बोल रहा हूँ। सरकारी संस्था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो गार्ड्स रखे जा रहे हैं, कहने को तो वो प्राइवेट संस्था गार्ड दे रही और वो प्राइवेट नौकरी हो गई। क्या वाकई वो प्राइवेट नौकरी है? जरा सोच कर देखिए। वो जो प्राइवेट गार्ड है उसकी सैलरी किसके पैसे से जाती है? हमारे आपके इनकम टैक्स से जाती है। तो वो प्राइवेट नौकरी कैसे होगी? वो सरकारी नौकरी है। ये बेईमानी। क्यों? क्योंकि हमें आरक्षण वहां पर उनको नहीं दे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो 40 लाख करोड़ की प्रस्तावना मैं यहाँ रख रहा हूँ, वो सब सारे के सारा 40 लाख करोड़ रुपया कोई प्राइवेट वेंडर्स के लिए नहीं है। वो सरकारें जो ठेका दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रिलायंस को ठेका देता मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या अदर कंपनियां को ठेका दे रही मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इसमें आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या ये रिजर्वेशन या ये जो भागीदारी है हम इसको मांग सकते हैं क्या बहुसंख्यक होने की वजह से? हमने जितना पढ़ा देखा
ये मांग सकते हैं। कोई लीगल बाधा इस संदर्भ में नहीं है और ऑलरेडी 4% का रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें आप देखें जो 4% कोटा SC/ST है वो ऑलरेडी दिया गया है। MSMEs में वो ऑलरेडी सरकार शुरू कर चुकी है। झारखंड सरकार ने SC/ST और OBC को ये प्रेफरेंस देने की बात अभी से 1 महीना पहले की। सवाल ये है कि जो सोचने का तरीका है, अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम जब ये कहना शुरू करेंगे कि भाई सरकारी पैसे में हमारी भागीदारी होगी, उसके लिए कानून कैसे बनेगा ये पार्लियामेंट का काम है। लेकिन हमारी तरफ से उसका डिमांड जाना चाहिए। दूसरा, एक और प्रॉब्लम आती है कि हमारे लोग, जैसे मैंने ही कहा कि भाई हमारे लोगों के पास ना तो अभी इतना ज्ञान है और ना ही इतना संसाधन, और बड़े ठेकेदारी के लिए आपको ज्ञान और संसाधन सारी चीजें चाहिए। तो ये कैसे होगा? मेरी ये प्रस्तावना है कि हम ये शुरुआत करें कि जो छोटे ठेके, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हमको एक शक, जो एक ब्रॉडर समाज के सामने ये शक रहता है कि भाई आपको ठेका दे दिया जाएगा, आप ठीक काम नहीं करेंगे तो सरकार का पैसा डूब जाएगा। सवाल ये है कि आज जब हम सरकारी नौकरियों की मांग करते हैं, जहां पर हम कमजोर हैं वहां ट्रेनिंग देने की बात है या नहीं? कई जगह पर ये आज जो है नौकरियों में UPSC की तैयारी कराने के लिए सरकारी संस्थाएं खोली जा रही हैं, तो वही ट्रेनिंग हमें क्यों नहीं मिल सकती है कि हम कॉन्ट्रैक्टर भी बने, सरकार उसकी व्यवस्था करे, हमें ट्रेनिंग दी जाए कि भैया इस सेक्टर में ठेकेदारी करनी है, आपको इसकी ट्रेनिंग का हम 2 महीने का कोर्स दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है इसमें? अगर हम उद्देश्य ये लेकर चल रहे हैं कि समाज में बराबरी लाना है, तो फिर इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही।